गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। जैसे मैंने आपको बताया था दैट द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। So today we'll discuss about how to prepare the profit and loss account of a company. So profit and loss account of a company is prepared as per Schedule 3 Part 2 of Companies Act 2013. So आइए अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग हाउ वी कैन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंपनी। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की बात करेंगे दैट हाउ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। कौन कौन सी आइटम हम इसमें शो करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें we'll शो अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी। भी किस कंपनी की हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। किस पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, in order to calculate the profit or loss made by a company, we have to show both revenue as well as the expenses made by that company. So while preparing the format, we will show both the current year figures as well as the last year figures. सबसे पहले हम बात करेंगे द इनकम्स, द रेवेन्यूज। कंपनी को रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से जनरेट होते हैं। सबसे पहली आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर शो की जाएगी दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कंपनी को कितने रेवेन्यूज अर्न हो रहे हैं फ्रॉम ऑपरेशंस। दोज ऑपरेशन में भी द रेवेन्यू फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जितनी भी कंपनी गुड्स की सेल करती है या जितनी भी सर्विसेज को कंपनी सेल करती है, उससे कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। दैट रेवेन्यू इज शोन अंडर द हेडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सिमिलरली सेकेंड आइटम जो हम इसमें शो करेंगे दैट विल बी अदर इनकम्स। बिसाइड कंपनी को सेल के अलावा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा जो इनकम प्राप्त होगी वो दैट इज फ्रॉम अदर इनकम्स। अदर इनकम्स ऑफ द कंपनी विल कम फ्रॉम द डिविडेंड रिसीव्ड बाय द कंपनी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कंपनी ने अगर किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, उन डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी अगर इंटरेस्ट को रिसीव करती है, दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग अदर इनकम। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, जितने भी कंपनी ने डिपॉजिट्स कर रखे हैं उसके ऊपर कंपनी will receive interest, that is interest will be received, and that interest will be shown under the heading other incomes. So under the income category there are two headings जिसके अंदर कंपनी अपनी इनकम को शो करेगी। The one is the revenue from operations and other one is the other incomes. And थर्ड आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करेंगे दैट विल बी द टोटल रेवेन्यू, दैट इज द revenue from operations plus in other incomes that will be shown as total revenue. तो आइए हम बात करते हैं रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस। कंपनी द्वारा जो एक्सपेंसेस किए जाएंगे उसमें सबसे पहली कैटेगरी आएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। whatever material is consumed by the company, that material may be in the shape of raw material, that material may be in the shape of semi finished products or semi finished material. सिमिलरली सेकंड आइटम इसके अंदर शो करेंगे द परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब अगर कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी है तो वट एवर परचेजेज ऑफ स्टॉक हैज बीन मेड बाय द कंपनी, जो भी कंपनी ने फिनिश प्रोडक्ट्स की परचेजेज की हैं दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एंड द थर्ड आइटम जो इसके अंदर शो करेंगे दैट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। जितना भी कंपनी की इन्वेंट्री में चेंज आएगा, यहाँ पे हम शो करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंपनी। कंपनी का जितना ओपनिंग, जितना क्लोजिंग स्टॉक है उसके डिफरेंस को हम यहाँ पे शो करेंगे
under the heading changes in inventory of finished goods and work in progress. फोर्थ आइटम जो एक्सपेंसेस में शो करेंगे दैट विल बी द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सो जितने भी कंपनी ने एम्प्लॉयज की बेनिफिट्स के लिए एक्सपेंसेस किए हैं दैट मे बी इन द शेप ऑफ salaries, bonus, commission paid to employees, that may be in the shape of employees welfare expenses. So जितने भी employees की welfare के लिए खर्चे किए हैं, जितने भी कंपनी ने employees को salaries, bonus, commission की पेमेंट की है, that will be shown under the heading employees benefit expenses. या फिर कंपनी ने जितने भी पैसे employees के प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर किए हैं that will be shown under the heading एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। और अगली आइटम जो एक्सपेंसेस के अंदर हम शो करेंगे दैट विल बी द फाइनेंस कॉस्ट। सो वट एवर इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी ऑन इट्स मनी बोरोड, कंपनी ने जितना भी पैसा बैंक से उधार लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया है, कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। सो वट एवर इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी ऑन इट्स बोरोइंग्स that will be shown under the heading finance cost, और हम इसको एज इंटरेस्ट शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन्स। द नेक्स्ट आइटम एक्सपेंसेस के अंदर जो शो की जाएगी दैट विल बी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। सो वट एवर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स होंगे उसके ऊपर कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी एंड दैट डेप्रिसिएशन विल बी शोन अंडर द हेडिंग डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस। सिमिलरली अगर कुछ हमारे पास डेफर्ड एक्सपेंसेस हैं और उन डेफर्ड एक्सपेंसेस को amortize किया गया है, जैसे सपोज डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और वो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को अगर कंपनी ने amortize किया है, वो सारे खर्चे भी कंपनी इसी हेडिंग के अंदर शो करेगी, डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस। एंड द नेक्स्ट एक्सपेंस जो एक्सपेंसेस हेडिंग के अंदर शो किया जाएगा दैट विल बी द अदर एक्सपेंसेस। सो वट एवर अदर एक्सपेंसेस आर देयर दैट मे बी इन द शेप ऑफ rent, rate, taxes, that may be in the shape of insurance paid, that may be in the shape of repairs to machinery, that may be the audit expenses, that may be telephone expenses, that may be in the shape of lighting charges. So whatever expenses are paid that will be shown under the heading other expenses. So एक बार फिर आपको बता देता हूँ, इनकम में हम दो आइटम्स मेन शो करेंगे, वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर वन इज अदर इनकम। अब टोटल रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे और व्हाट आर द एक्सपेंसेस व्हिच विल बी डिडक्टेड, दीज आर नंबर वन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, नंबर टू अगर परचेजेस किया है कुछ स्टॉक, परचेजेस ऑफ स्टॉक, नंबर थ्री change in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, and then employees benefit expenses, finance costs, depreciation and amortization expenses, and other expenses. So you will make total of expenses, all the expenses will be totaled, and then you will deduct these total expenses from total revenue, and then we'll get profit before exceptional and extraordinary items. So इस हमारे पास जो profit आ जाएगा that will be the profit before exceptional and extraordinary items and tax. तो इसमें से अब हम we will deduct the exceptional items. If there are certain exceptional items, अगर कोई exceptional items हैं जो रूटीन में कंपनी को डील नहीं करनी पड़ती, सो दोज एक्सेप्शनल आइटम्स, सपोज कंपनी ने कोई अपनी बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज किया है एंड there are certain losses on disposal of those investment, so that will be shown under the heading exceptional items. So वो हम items को इसमें से deduct करेंगे and then we will calculate profit before extraordinary items, और इसमें से हम then we will deduct the extraordinary items. So extraordinary items में suppose हमारे पास we have loss due to fire, so that is an extraordinary item. fire से हमारे को loss हो गया, so that will be shown under the heading extraordinary items. मतलब जो ordinary business में जो items हम show नहीं करते, those will be shown under the heading extraordinary items. So after deducting both exceptional items and extraordinary items,
we will get profit before tax. हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उस प्रॉफिट में से we will make डिडक्शन ऑफ our टैक्स एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे टैक्स के एक्सपेंसेस हैं वो हम डिडक्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के टैक्स के एक्सपेंसेस होंगे, one is the current tax and other one is the deferred tax. So कंपनी को दोनों ही टैक्स को घटाना पड़ेगा। what is one is current tax and other one is the deferred tax. So after making deduction of tax expenses, we will get the profit for the period of continuing operations. हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, उस बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा उस पीरियड का जो हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है। अब इसमें अगर कंपनी ने कोई अपने ऑपरेशंस को, कोई बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, सो वी विल आल्सो शो प्रॉफिट फ्रॉम दैट डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस। जितना भी हमारा डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का प्रॉफिट है, हम उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड यू विल डिडक्ट द टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस। डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का जितना टैक्स एक्सपेंसेस है वो भी हम घटाएंगे, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द पीरियड। भी हमारा ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, so you will calculate the profit or loss during the period. So इसमें दोनों तरह के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस प्लस प्रॉफिट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस। सो जिस बिजनेस को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया उसका प्रॉफिट भी हम ऐड करके शो करेंगे, so that we can calculate the total profit made by the company. And the last item which will be shown, that is the अर्निंग पर इक्विटी शेयर, कि कंपनी को कितनी अर्निंग हो रही है पर इक्विटी शेयर। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन द आइटम्स विच आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आइटम्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट आइटम इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जैसे आप देख पा रहे हो, इट विल इंक्लूड द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, द सेल ऑफ सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। सो कंपनी ने जितनी प्रोडक्ट्स की सेल की है, कंपनी ने जितनी सर्विसेज की सेल की है, वट एवर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, जिन चीजों का कंपनी व्यापार करती है उसमें से जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, सो दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एंड स्टूडेंट्स, इसमें से हम एक्साइज ड्यूटी को और वैट, वट एवर एक्साइज ड्यूटी कंपनी हैज पेड, वट एवर वैट कंपनी हैज पेड इन द शेप ऑफ सर्विस टैक्स और परचेज टैक्स, that will be deducted while calculating revenue from operations. Similarly, we will also make deduction of सेल ऑफ स्क्रैप। अगर कंपनी ने कोई स्क्रैप की सेल की है, दैट विल आल्सो बी डिडक्टेड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकेंड आइटम जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, दैट इज द अदर इनकम। सो जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी कंपनी की बाकी की इनकम है, इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इन द शेप ऑफ डिविडेंड इनकम, इन द शेप ऑफ गेन ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने सेल की हैं उससे प्रॉफिट हो गया कंपनी को, कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं उसके ऊपर डिविडेंड की इनकम हो गई, सो दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग अदर इनकम्स। सो जितनी भी बाकी की इनकम्स हैं, सो दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग अदर इनकम। एंड सिमिलरली अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, सो ऑपरेटिंग इनकम तो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में चली जाएगी, और उसके अलावा अगर कंपनी को कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग अदर इनकम्स। एंड देन इसके बाद हम एक्सपेंसेस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली आइटम जो शो करते हैं, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो इसमें स्टूडेंट्स, जितना भी मटेरियल कंपनी ने कंज्यूम किया है, दैट में बी इन द शेप ऑफ रॉ मटेरियल, इन द शेप ऑफ पैकिंग मटेरियल। सो रॉ मटेरियल के साथ साथ जितना भी कंपनी ने पैकिंग के लिए मटेरियल यूज किया है, दैट विल आल्सो बी शोन। सिमिलरली परचेज इंटरमीडिएट्स, मतलब जितने भी कंपनी ने, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ कंपोनेंट्स को कंपनी ने परचेज किया है, कुछ कंपोनेंट कंपनी ने कंज्यूम किए हैं, दैट विल आल्सो बी शोन अंडर द हेडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एंड सिमिलरली अगर कंपनी ने कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स को परचेज किया है, that will also be shown under cost of material consumed. So students, मटेरियल हमारे पास कई तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, पैकिंग पैकिंग मटेरियल भी हो सकता है, सेमी मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल भी हो सकता है, सेमी मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं। सो ऑल दीज आइटम्स विल बी शोन अंडर द हेडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल
consumed. And then next item is changes in the inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. So जैसे मैंने आपको बताया भी इस हेडिंग के अंदर we will show the difference between the opening and closing inventories. जितना भी हमारा opening stock और closing stock का difference होगा of finished goods, work in progress and stock in trade, that will be shown under the heading change in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. So आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं जो कि हम एक्सपेंसेस हेडिंग के अंदर शो करेंगे. दैट विल बी द एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस. सो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं दैट एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में विल शो द सैलरीज एंड वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज. जितनी हमने सैलरीज और वेजेस की एम्प्लॉयज को पेमेंट की है, देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स. सो जितनी भी कंपनी ने उनके प्रोविडेंट फंड या दूसरे फंड्स में पैसे डाले हैं, all these items will be shown under the heading employees benefit expenses. Similarly, whatever staff welfare expenses are paid, again that will be shown under the heading employees benefit expenses. नेक्स्ट आइटम जो हम एक्सपेंसेस हेडिंग के अंदर शो करेंगे दैट विल बी डेप्रिसिएशन एंड amortization. सो जैसे कि आपको पता है वट एवर डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय द कंपनी ऑन फिक्स्ड एसेट्स और वट एवर intangible assets has been amortized by the company. So जितने भी कंपनी ने अपने intangible assets को amortize किया है, suppose कंपनी ने goodwill को amortize किया है, कंपनी ने patents को amortize किया है, so whatever amortization is there, जितना भी कंपनी depreciation charge करेगी, that will be shown under the heading depreciation and amortization expenses. And then अगली आइटम जो हम शो करते हैं that will be finance cost. सो मैं पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंस कॉस्ट में विल शो द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड बाय द कंपनी, बोरोइंग कॉस्ट. कंपनी ने अगर कुछ पैसा बैंकों से उधार लिया है तो जितनी कंपनी को बोरोइंग कॉस्ट बियर करनी पड़ती है दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग फाइनेंस कॉस्ट. सिमिलरली, इफ देयर इज सर्टेन लॉस और प्रॉफिट ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ये भी हम फाइनेंस कॉस्ट के अंदर शो करेंगे. That whatever loss is there or whatever profit is there on uh, foreign currency transactions. And similarly, we will also show if there are certain issue expenses and discount, so that also be shown under the heading finance cost. तो अगर हमारे कंपनी ने कोई डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है और कंपनी ने अगर कोई शेयर इशू किए हैं, उनके सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं that will be shown under the heading finance cost. So now let us talk about the other expenses. So other expenses category में students हमारे पास whatever other expenses that may be in the shape of rent, rate and taxes, that may be in the shape of power and fuel, that may be consumption of stores and spare parts, that may be repair to machinery, repair to building, insurance, और जितने भी हमारे खर्चे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग अदर एक्सपेंसेस. सो ये तो सारी आइटम्स हम शो करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. सो आइए अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक्सेप्शनल आइटम्स की बात करेंगे और एक्सेप्शनल आइटम्स में हमारे पास कौन कौन सी आइटम्स आएंगी. दैट विल बी लॉस ऑन डिस्पोजल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. मतलब अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ किया है एंड इफ देयर इज लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स. Similarly, there are other items also that will be shown, that will be litigation सेटलमेंट एक्सपेंसेस. अगर कोई लिटिगेशन चल रही है और कंपनी ने उसकी सेटलमेंट में कुछ खर्चा किया है, दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स. सिमिलरली, वी विल आल्सो शो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब है वो आइटम जो कि कंपनी के ऑर्डिनरी बिजनेस में हम जिनको शो नहीं करते, दोज आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. दैट में बी द प्रायर पीरियड आइटम्स, वो कंपनी की फाइनेंशियल ईयर से पहले वाले पीरियड से साथ संबंधित खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और दैट में बी सर्टेन सेटलमेंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स.
पिछले साल के कुछ सेटलमेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल शो द टैक्स एक्सपेंसेस। सो इसमें दो तरह का टैक्स हम शो करेंगे। वन इज द करंट टैक्स, जो कंपनी का करंट ईयर का टैक्स बनेगा, एंड अदर वन इज द डेफर्ड टैक्स। जो डेफर्ड टैक्स है कंपनी का, द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग टैक्स एंड द टैक्स एज पर इनकम टैक्स पर्पजेज। तो उसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स, वो भी हम टैक्स एक्सपेंसेस के अंडर शो करेंगे, द करंट टैक्स एंड द डेफर्ड टैक्स। एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट द, इसमें सिर्फ हम कंटिन्यूइंग बिजनेस का प्रॉफिट शो नहीं करते। कंटिन्यूइंग बिजनेस के प्रॉफिट के साथ साथ वी विल आल्सो शो द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। हो सकता है कंपनी के ने अपने कुछ ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, एंड अल्टीमेटली द कंपनी विल बी हैविंग सर्टेन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, सो दैट विल आल्सो बी शोन while calculating the profit of the company, while preparing the profit and loss account of the company. So हम इसमें दोनों तरह के प्रॉफिट्स को शो करेंगे, प्रॉफिट ऑफ द कंटिन्यूइंग बिजनेस प्लस द प्रॉफिट्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जिनको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, उन ऑपरेशंस के प्रॉफिट को भी यहाँ पे हम शो करेंगे। सो नाउ विल शो द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। हम कंपनी द्वारा जितना भी प्रॉफिट हुआ, that profit or loss will be shown, and at the end we'll also show, as per the companies act, we will also show the earning per share, कि कंपनी को कितनी अर्निंग पर शेयर हो रही है, दैट में भी एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना अर्न कर रही है, दैट विल आल्सो बी शोन while preparing profit and loss account of the company. So I think you are clear about that how we can prepare the profit and loss account of a company। we किस प्रकार हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो धन्यवाद दोस्तों फॉर बीइंग विद मी, एंड अपने अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।